So very good afternoon all. वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी एमसीक्यू सेशन का सेशन नंबर कौन सा है? 36। और हमने जैसे बताया था कि इंडियन रेनेसा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या इंडियन रेनेसा से बात करें तो भारत के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत के पुनर्जागरण की बात करोगे तो उसमें क्या क्या आते हैं? हमारे भारत के सामाजिक और जो धार्मिक सुधार थे, जो भारत के हमारे सामाजिक और जो धार्मिक सुधार जो आंदोलन था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का पुनर्जागरण बोलते हैं, और इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोगों ने देखने यहाँ पे कि अब देखो, यहाँ पे समझने की चीज है कि भारत को पुनर्जागरण की जरूरत थी क्या? अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो भारत का क्या हुआ था? पुनर्जागरण हुआ था। किस फील्ड में हुआ था? क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में उस टाइम पे डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गए थे कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को अपना लिया था। ठीक है, मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, साइंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्या पहले हमारे भारत में गणित और विज्ञान पढ़ाया नहीं जाता था? क्या पढ़ाया जाता था? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में आप लोग देखोगे तो इन विषय के बारे में हम लोगों को ज्ञान था, पर बीच में आते आते हम लोगों ने क्या कर दिया था, उनको छोड़ के वेदों पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर बाद में बोला जाता है कि फिर से ये एजुकेशन का जो मतलब डेवलपमेंट है, फिर से हमको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमको देखने को मिलता है। बहुत से भास्कराचार्य के बारे में आप लोग देखोगे, आर्यभट्ट के बारे में देखोगे, तो इन लोगों ने क्या करा था, विषय में मतलब बोल सकते गणित के हिसाब से या विज्ञान के विषय में खोज की थी कि नहीं की थी? आर्यभट्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये मतलब बोल सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद फिर से हमको मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का पुनर्जागरण देखने को मिलता है। किस फील्ड में? शिक्षा के विभाग में। ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में। कि उस टाइम पे हमारी जो एजुकेशन थी उसमें वेदों का ज्ञान भी जरूरी था, पर वेस्टर्न एजुकेशन ने उसको ढक लिया था। ठीक है, वही सारी के सारे आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? हमारे भारत के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड है, या बोल सकते हो कि उस तरीके की चीजों से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। तो इंडियन रेनेसां से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ था? कौन लोग हुए थे सबसे पहले? बताओ सभी। अब देखो, अब मैंने सबसे पहली बात किया कि इंडियन रेनेसा के बारे में, मतलब कि बोल सकते हो कि हमारे इंडियन रेनेसा की बात करोगे या रेनेसा की हम लोग देखें तो दो तरीके की चीजें जो थी इंडियन रेनेसा में, या बोल सकते हैं पुनर्जागरण में, हमको देखने को मिली थी। दो तरीके की भावना थी। पहली भावना कैसी थी? नेशनलिज्म की भावना। हमने देखी थी, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में फैलना स्टार्ट हो गई थी। किसके बाद में? 1857 के रिवॉल्ट के बाद में। ठीक है, लोगों को पता चल गया था अगर अंग्रेजों को हराना है तो क्या होना चाहिए? हमारे अंदर वो फीलिंग भी तो होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर वो फीलिंग नहीं होगी लोगों को हराने के लिए या अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जब तक आप कामयाब हो पाओगे क्या? तो उस तरीके की बोल सकते हो कि जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी वो किसके बाद? 1857 के बैटल के बाद में लोगों में मतलब एक तरीके से उमड़ना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कैसे होगी कि अगर लोगों के अंदर अगर राष्ट्रवाद की भावना होगी तो ही वो एकजुट होकर एक साथ आएंगे ना। अगर मान के चलो कि लोग अलग अलग, एक मतलब बोल सकते हैं कि अगर एक अंग्रेजों से लड़ना है और अलग अलग आप उनसे लड़ोगे तो लड़ पाओगे क्या? नहीं लड़ पाओगे। जब तक उनके अंदर फीलिंग नहीं होगी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं होगी, जब तक वो क्या नहीं होंगे? इकट्ठे नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी, और बिना यूनिटी के आप अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। तो 1857 के रिवॉल्ट के हारने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया कि लोगों की सबसे बड़ी, भारत के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एकता ना होना। सब लोग क्या हुए? वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे से बटे हुए। ठीक है, तो उसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया था? अंग्रेजों ने उठाया था। अंग्रेज क्या करते थे? अलग अलग करके लोगों को एक तरीके से कब्जा करना बहुत आसान रहता था, अलग कर देते थे, और अलग करने के हिसाब से उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो 1857 के बाद में हम लोगों को एक चीज देखने को मिली कि लोगों के अंदर कैसी भावना पैदा होना स्टार्ट हो गई थी? नेशनलिज्म की या राष्ट्रवाद की वो भावना लोगों के अंदर मतलब पैदा होना क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। और इंडियन रेनेसां में सबसे मेन चीज जो कि हमको पढ़नी है, किस चीज में डेवलपमेंट आया था? एजुकेशन की फील्ड में। मतलब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया था?
अब कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो बोल सकते हो कि जब वो पढ़ लेगा तो उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, सही और गलत के बीच में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भी पढ़ रहे हो तो अभी के टाइम पे अगर आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है या समझाई जाती है, जब आप उसको समझते हो तो आपको समझ में आता है ना कि ये भविष्य में इस चीज को करना अच्छा है या इस चीज को करना बेकार है। ठीक है, तो उस टाइम पे दो तरीके की चीजें चलती थी कि जो प्राचीन हमारी परंपराएं चल रही हैं, जैसा बोल दिया गया है वैसा करना है। जैसे कि सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा जो है वो साइंटिफिकली सही है क्या, होना चाहिए क्या सती प्रथा को, नहीं होना चाहिए। पर जब लोगों ने उनको मतलब एजुकेटेड हो गए, जब उनको पता चल गया कि इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो इस चीज का होना या ना होना उनके लिए सही गलत का फैसला करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो परंपरा थी तो चलती आ रही थी, तो परंपरा के हिसाब से तो ना उनको सही समझ में आता था ना गलत समझ में आता था। जब वो पढ़ लेंगे तो सती प्रथा जो है उनके लिए सही लगेगी या उनको गलत लगेगी, गलत लगेगी ना। ठीक है, उस तरीके की चीजें जो थी रेनेसां में हमको देखने को मिलती है जब लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, जब लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो पढ़े लिखने के बाद उन लोगों के बाद सही और गलत की समझ आ जाती है। वही चीज हमको किस में देखने को मिली, इंडियन रेनेसां में देखने को मिली, जब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे वेस्टर्न बोल सकते कल्चर से या वेस्टर्न सभ्यता से, वो कौन थे, हमारे शिक्षित हिंदू मिडिल मतलब मिडिल क्लास के लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो हिंदू थे, और हिंदू मिडिल क्लास के, होगी मिडिल क्लास के लोगों के पास इतना पैसा तो है कम से कम वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जब वो एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो सबसे पहले उनको सही और गलत के बीच में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उन लोगों को उस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, पश्चिमी जो शिक्षा थी वो प्रभावित करने लगी थी एज कंपेरिजन जो कि वेदों और बोल सकते हैं उपनिषदों में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अभी की बात भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी के टाइम पे हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। आजकल हम कौन सी एजुकेशन के ऊपर, पश्चिमी शिक्षा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आजकल हम वेस्टर्न एजुकेशन ही प्राप्त कर रहे हैं ना। तो उस तरीके की उस टाइम पे भी जब लोगों ने सही गलत का मतलब समझना सीखा, तो उनको जो वेद और उपनिषद की जो चीजें थी वो कैसे लगने लगी, बेफिजूल की चीजें लगने लगी। और जो विज्ञान में चीजें उनको समझ में आने लगी या गणित में जो चीज लगने लगी, तो उससे वो क्या होने लगे, प्रभावित होते रहे। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज याद रखना कि इंडियन रेनेसा के टाइम पे बहुत से ऐसे हिंदू वर्ग के या मिडिल क्लास के ऐसे लोग थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन से क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। ठीक है, बहुत सारा प्रभावित होने के कारण वो किस तरीके के स्कूल में पढ़ना पसंद करते थे या किस कॉलेज में पढ़ना पसंद करते थे जहां पे वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके की चीज याद रखना, यही भारत का पुनर्जागरण है। भारत का पुनर्जागरण क्यों बोला जाता है, कि लोगों ने वेद उपनिषद और शास्त्रों को छोड़कर वेस्टर्न एजुकेशन को मतलब धारण करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया था। यही हमारा क्या होता है, भारत का पुनर्जागरण और इंडियन रेनेसा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद में लोगों में देशभक्ति की भावना स्टार्ट हो गई थी, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना पैदा स्टार्ट हो गई थी। और दूसरी चीज कि लोग पढ़ लिख गए थे उस टाइम पे, और पढ़ लिख गए थे तो वो उनको सही गलत के बीच में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया था। और उन लोगों को वेद उपनिषद की चीजें कैसी लगने लगी थी, बेफिजूल की चीजें लगने लगी थी, कि उनको लगता था कि ये परंपरा है पर इसका कोई सेंस नहीं है। पर उनको मैथमेटिक्स और साइंस में जो वेस्टर्न एजुकेशन में चीजें पढ़ाई जाती थी, उनको लगता था कि हाँ ये इसमें कुछ दम है भैया, ये पढ़ना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्रभावित कौन हुआ था पश्चिमी सभ्यता से, तो हिंदू लोग हुए थे। और हिंदू में भी कौन से लोग, मिडिल क्लास के लोग। ठीक है, मध्यम मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित महापुरुषों में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। किसको बोला जाता है भारत का पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, तो अब अगर आप बात करोगे इंडियन रेनेसा के बारे में, या बोल सकते हो कि भारत के पुनर्जागरण के बारे में, तो पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। अब तीन और तरीके की उपाधि है जो कि किसको दी गई थी, राजा राम मोहन रॉय को दी गई थी। अब मैं पहले से बता देता हूँ भैया कि आज तो हम लोग देखें तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है,
राजा मोहन राय को। अब राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड बात करें तो तीन और एक तरीके की उपाधियां जो कि उनको दी जाती थी। पहली कौन सी है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास का जनक भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले लिखते रहना, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पहली जो उपाधि थी उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, या बोल सकते हैं कि आधुनिक इतिहास का जनक भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है, ठीक है। दूसरी उपाधि क्या बोली जाती है? हेराल्ड ऑफ न्यू एज, ठीक है, इसको लिख लो। नए युग के यज्ञदूत, ठीक है। दूसरी उपाधि का नाम क्या है? हेरल्ड ऑफ न्यू एजेस, या बोल सकते हैं कि नए युग के यज्ञदूत किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है, ठीक है। और तीसरी उपाधि क्या दी जाती है उनको? बोला जाता है ही इज द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया। उनको अतीत और भविष्य के, बोल सकते भारत के अतीत और भविष्य के बीच का सेतु बोला जाता है, ठीक है। जो ये तीन उपाधि है जिससे राजा राम मोहन रॉय जाने जाते। तो पहली उपाधि हमने पढ़ी थी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। दूसरा जो बोल सकते आधुनिक इतिहास का जनक भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। हेरल्ड ऑफ द न्यू एजेस, या बोल सकते नए युग के अग्रदूत भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। और तीसरा ही इज द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, या भारत के इतिहास और भविष्य के बीच के जो सेतु है वो भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों को उनसे जानने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके की बोल सकते हैं कि हमको देखने को पूछने को आ जाएगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो पता होना चाहिए, ठीक है। हेरोल्ड ऑफ द न्यू एजेस और द हु इज द नोन एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये सारी की सारी उपाधि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक हमको ये दो तीन चीजों के बारे में जानने को जरूरी है। अब देखो, अब राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड जब इंडियन रेनेसा की बात करेंगे तो इंडियन रेनेसा में सबसे पहले किसकी बात करनी पड़ेगी हमको? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं पे कवर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर करें तो आंसर तो राजा राम मोहन रॉय ही होना है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक साथ उनको पढ़ लेते हैं। पहली चीज की हमने उपाधि के बारे में देख लिया, उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है, हेरल्ड ऑफ न्यू एजेस बोला जाता है, और ही इज नोन एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये सारी की सारी उपाधि पढ़ ली। अब देखो सीक्वेंस से समझने की कोशिश करो उनकी टाइमलाइन से कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 1815 से। तो 1815 में उन्होंने कौन सी सभा को बनाया था, की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। कौन सी सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किस ईयर में की थी? 1815 में। अब समझते चलना यहाँ पे। 1816 में उन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई थी? वेदांग सोसाइटी बनाई थी। 1816 में किसने वेदांग सोसाइटी बनाई थी? राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ठीक है। फिर 1817 की बात करें तो उन्होंने कौन सा कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की। ये कहां पर स्थित है? कोलकाता में। कहां पर स्थित है ये? फिर उसको दूसरे और किस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे? महापाठशाला के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अगर आपसे पूछा जाए कि महापाठशाला किस कॉलेज को नाम से जाना जाता था, तो हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और आज के टाइम पे बोल सकते हैं जो पहले के टाइम पे हिंदू कॉलेज या महापाठशाला था, आज के टाइम पे उस कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता में फेमस है भैया वो कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है।
क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना कि आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंशियली कॉलेज है जो कि कहां पर स्थित है, कोलकाता में, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था और महापाठशाला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। किस ईयर में की थी? तो 1817 में की थी। क्लियर हो गया? फिर हम 1820 की बात करें तो 1820 में राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या था? प्रीफेट्स ऑफ जीसस। ठीक है, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। एक किताब लिखी थी, किसने लिखी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। किस ईयर में लिखी थी? 1820 में लिखी थी। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने एक और कॉलेज की स्थापना करी थी। इस कॉलेज को वो किस नाम से जानते हैं हमारे? किस नाम से जानते हैं? वेदांग कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्होंने याद रखना, दो कॉलेज की स्थापना करी थी। एक हिंदू कॉलेज जिसको आज के टाइम पे हम लोग प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जानते हैं, और दूसरा वेदांग कॉलेज। अब वेदांग कॉलेज की स्थापना क्यों करी थी उन्होंने? पहले से एक हिंदू कॉलेज था। तो अब वेदांग कॉलेज में वो क्या करते थे? दोनों तरीके की स्टडीज को फोकस करते थे। उसमें इंडियन शिक्षा के बारे में या जो भारतीय शिक्षा है उसके बारे में भी पढ़ाया जाता था, और वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये चीज याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय ने कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनाया ही है कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो भी हमारे लिए उतनी जरूरी है जितनी हमारे लिए भारतीय शिक्षा है। ये चीज याद रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न कल्चर को या पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था, तो नहीं किया था। इतना याद रखना। उन्होंने अपना वेदांग कॉलेज इसलिए ही बनाया था क्योंकि उस कॉलेज में वो दोनों तरीके की शिक्षा दे सके। हिंदू मतलब भारतीय शिक्षा के बारे में भी देते थे, और दूसरी वेदांग से रिलेटेड बोल सकते कि हमारी वेस्टर्न एजुकेशन भी उस कॉलेज में पढ़ाया जाता था। ठीक है, जो नॉर्मल जो मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, बोल सकते ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, वो ये सारी की सारे जो सब्जेक्ट थे वो सब हमको किस कॉलेज में देखने को मिलते थे? वेदांग कॉलेज में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है 1828 की बात। 1828 में उन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, अब मेन चीज देखो, 1819 की बात करें तो 1829 में उन्होंने एक प्रथा को बंद कराया था। उस प्रथा का नाम क्या था? सती प्रथा। ठीक है, उस सती प्रथा को किसने बंद करवाया था? राजा राम मोहन रॉय ने कराया था। क्या उन्होंने अकेला करवा दिया था? किसी की मदद से करवाया था? उस इंसान का मदद ली थी, उसका नाम बताओ सभी कमेंट में। ठीक है, तो उस इंसान का नाम क्या था जिसकी उन्होंने मदद ली थी? सती प्रथा को बंद कराने के लिए एक इंसान की मदद ली थी, उसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये चीज याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय ने किसकी मदद से सती प्रथा को बंद करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। ठीक है, और किस ईयर में बंद करवाया था सती प्रथा को? 1829 में। ठीक है, फिर इसके बाद 1830 की बात करें तो 1830 में अकबर टू क्यों बताया गया है? राम मोहन रॉय, हम लोगों ने उनका नाम सुना है, तो उनको एक उपाधि दी गई थी। किस नाम से दी गई थी? राजा। तो ये राजा भी लिखा रहता है ना, तो ये राजा जो उपाधि है वो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अकबर द्वितीय किस किस कैसे जानते हैं हम लोग अकबर द्वितीय? क्योंकि वो मुगल साम्राज्य के आखिरी प्रमुख बोल सकते हैं कि हमारे सम्राट थे, ये शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, आखिरी शक्तिशाली सम्राट मुगल साम्राज्य में किसको माना जाता है? अकबर द्वितीय को माना जाता है। तो अकबर द्वितीय ने ही राजा बोलते राम मोहन रॉय को एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? राजा उपाधि दी थी। किस ईयर में दी थी? 1830 में दी थी। ठीक है, और उसी वर्ष में उन्होंने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को कहां भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, एक दूत के रूप से भेजा था। एक वहां के किंग थे जॉर्ज फोर्थ, उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए किसको भेजा था? राजा राम मोहन रॉय को भेजा था। किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। किस ईयर में भेजा था? 1830 में भेजा था। और 3 साल के बाद उसी टाइम पे उनकी क्या हो गई थी? इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। 3 साल बोल सकते हो कि हमारे अकबर द्वितीय ने
किसको भेजा था? राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। किससे मिलने के लिए? जॉर्ज फोर्थ से मिलने के लिए। एक तरीके के किंग थे, एक तरीके से हमारे नेतृत्व करने के लिए वो वहां पे गए थे। 3 साल वहीं तक रुके थे, पर 1833 में उनकी क्या हो गई थी? वहीं पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये टाइमलाइन याद रखना। तो यहां से हम लोगों ने मेन चीज क्या देखी? तो 1815 में सबसे पहले एक सभा की स्थापना की थी, इसको जिसको किस नाम से जाना जाता है? आत्मीय सभा। ठीक है, फिर इसके बाद वेदांग सोसाइटी किस ईयर में बनाई? 1860 में। 1817 में बात करें तो 1870 में किस कॉलेज की स्थापना की इन्होंने, जिसको आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और पहले जो है वो महापाठशाला के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहां पर स्थित है प्रेसिडेंसी कॉलेज? कोलकाता में। फिर इसके बाद 1820 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है हमारा? ठीक है, प्रिसेट्स ऑफ जीसस। फिर इसके बाद 1825 में एक और कॉलेज बनाया जिसका नाम क्या है? और वेदांग कॉलेज की खासियत क्या है? ये उसमें दोनों तरीके की शिक्षा दी जाती थी, भारतीय शिक्षा भी दी जाती थी और पश्चिमी शिक्षा भी दी जाती थी। फिर 1828 में सबसे पहले उन्होंने किस समाज की मतलब स्थापना की? ब्रह्म समाज की। 1829 में उन्होंने कौन सी प्रथा को बंद करवाया? किसकी मदद से करवाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से करवाया। और 1830 में क्या हुआ? उनको उपाधि धारण हुई। कौन सी उपाधि धारण हुई? किसने दी थी? ठीक है, और उसी साल वो कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए। क्लियर हो गया ये चीज? याद रहेगा इतनी चीजें? यही हमारे क्वेश्चंस, अगर राजा राम मोहन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज ये हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि उनको किस किस उपाधि के नाम से किस किस का जनक बोला जाता है। ठीक है, और दूसरी उन्होंने हमने उनकी लाइफ की जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो सारे के सारे कवर कर लिए यहाँ पे। अब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है, और देखो भैया, आप लोग हम लोग जिस बैंकिंग की, एसएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये चीज याद रखना। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, पर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी की बात करें तो उनका फेवरेट एरिया तो नहीं बोला जा सकता, पर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं हर रिलेटेड एग्जाम्स में। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हम लोग पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो अच्छे से समझना यहां से। नेक्स्ट देखो, हु इज कंसीडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, या राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड, तो राजा राम मोहन रॉय को ही किसका राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर राष्ट्रवाद का पैगंबर की बात करें तो किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। या बोल सकते हैं भारत का पुनर्जागरण का जनक किसको बोला जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम सोसाइटी कौन सी थी? अब यहाँ पे वही एज एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने आपको पहले टाइमलाइन बता दी थी। 1815 में बात कर रहे थे ना हम लोग, सोसाइटी और सभा जो थी एक तरीके की ही थी। उन्होंने जो आत्मीय सभा सभा बनाई थी, वो आत्मीय सभा जो बनाई थी वो एक तरीके की सोसाइटी का ही रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्रथम सोसाइटी उन्होंने कौन सी फॉर्म करी थी, तो वो आत्मीय सभा थी। ठीक है, किस ईयर में उन्होंने बना दी थी? 1815 में। और ब्रह्म समाज उन्होंने किस ईयर में बनाया था? ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर प्रथम सोसाइटी की बात करें तो कौन सी सोसाइटी थी? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्म सभा समाज भी बोला जाता है और आत्म सभा भी बोला जाता है। ठीक है, और ब्रह्मो समाज किस ईयर में बनाया था उन्होंने? 1828 में। तो प्रथम कौन सी होगी हमारी? आत्मीय सभा। ठीक है, किस ईयर में बनाई थी? 1815 में। ठीक है, और ब्रह्मो समाज की बात करें तो ब्रह्मो समाज किस ईयर में उन्होंने स्थापना की थी? नेक्स्ट देखो, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस ईयर में बनाया था उन्होंने? क्लियर हो गया? अब देखो यहां से ब्रह्मो समाज की बात करिए तो ब्रह्मो समाज से रिलेटेड हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि 1833 में किसकी मृत्यु हो जाती है? ठीक है,
राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु किस ईयर में हो गई थी? 1833 में। अब उन्होंने ब्रह्मो समाज बना तो दिया था, अब ब्रह्मो समाज बनाने के बाद लोग उसमें आएंगे और जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस इंसान ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था वो कौन था? कौन था भैया, बताओ, पढ़ के आए हो ना घर से। 1842 की बात करें तो 1842 में एक इंसान थे जिसका नाम क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? उन्होंने हमारे ब्रह्मो समाज को किस ईयर में ज्वाइन किया था? 1842 में ज्वाइन किया था, ठीक है। 1833 में बात करोगे तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद में ब्रह्मो समाज को किसने ज्वाइन किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस ईयर में किया? ठीक है, 1842 में किया था, ये चीज याद रखना। अब यहां पे इसकी बात करें हम लोग तो इसी के बाद 1858 की बात करोगे तो 1858 में एक और इंसान था जिसने बोल सकते हैं कि हमारे ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था। वो कौन था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये चीज याद रखना हम लोगों को। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देवेंद्र 1833 में हम लोगों को राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है। और ब्रह्मो समाज की बात करोगे तो ब्रह्मो समाज को दो लोगों ने मतलब कि बाद में ज्वाइन किया था। 1842 की बात करो तो 1842 में किसने ज्वाइन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और फिर इसके बाद एक और इंसान ने ज्वाइन किया था हमारे ब्रह्मो समाज को, तो किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, ये दोनों लोगों की याद रखना, अब ये बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु गिव द राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो अभी बता दिया था किसने दी थी, हमारे अकबर द्वितीय ने दी थी। क्लियर हो गया? किस ईयर में दी थी ये भी याद रखना, 1830 में। ठीक है, यहां से अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे तो यहां से आपसे डेट पूछी जा सकती है, ईयर। नेक्स्ट देखो, राजा राम मोहन की जो समाधि है वो कहां पर स्थित है? राजा राम मोहन रॉय की समाधि जो है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि आपको 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को कहां भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था। एक दूत के रूप में उनको भेजा था, एनवॉय के रूप में किसके पास भेजा था? एक राजा थे जॉर्ज फोर्थ, उनसे मिलने के लिए भेजा था। तो 3-4 साल उन्होंने वहीं पे गुजारे थे। पर 1833 में उनकी एकदम से क्या हो जाती है, वहां पे मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उनकी समाधि को कहां पर, मतलब वहां पे रख दिया जाता है। समाधि कहां देखने को मिलती है? तो ब्रिस्टल लंदन में ही हमको उनकी समाधि देखने को मिलती है। ठीक है, तो डेट याद रखना, 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस टाइम पे वो इंग्लैंड में थे, इसलिए उनकी समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल लंदन में ही हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करें, इनमें से कौन सी जो केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव? तो हमने केशव चंद्र सेन के बारे में देखा था। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने कौन सी समाज को ज्वाइन किया था? ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था। किस ईयर में किया था? 1858 में किया था। तो उनसे रिलेटेड हम लोगों को कुछ एस्टेब्लिशमेंट या कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, तो बताओ कौन से सही है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली चीज जो केशव चंद्र सेन की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने बात करना हमारे 1868 की। ठीक है, तो 1868 में क्या हुआ कि वो जब बोल सकते हो कि वापस लंदन से आए थे तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था।
ठीक है, एक मंदिर की स्थापना करवाई थी और उस मंदिर को उन्होंने किस नाम से बुलाया था? नई व्यवस्था की झांकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारे टैबरनेल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन के नाम से उस मंदिर की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये चीज याद है ना, 1868 में केशव चंद्र सेन ने एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर की स्थापना करी थी और उस मंदिर को उन्होंने किस नाम से बुलाया था? टैबरनेल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन के नाम से बुलाया था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा उनसे रिलेटेड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोल के रखा? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी किससे रिलेटेड है? हमारे केशव चंद्र सेन से रिलेटेड। अब देखो क्या हुआ था कि 1870 की बात करो तो 18 जब वो, पहले ये चीज याद है ना, केशव चंद्र सेन जो है वो लंदन गए थे, ठीक है, पढ़ाई के काम से, कुछ काम से वहां पे लंदन के लिए गए थे। तो जब वहां पे लंदन गए थे, जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ा, तो उधर वहां पे उनको हिंदू रिलीजन, वो खुद हिंदू थे, हिंदू के साथ साथ उनको किस रिलीजन के बारे में समझने को मिला? क्रिश्चियनिटी के बारे में समझने को मिला। तो उन्होंने ये बोला कि जो क्रिश्चियनिटी है वो ब्रह्मनिज्म से क्या है? रिलेटेड है, एक जैसी है। तो उन्होंने कुछ चीजें जो इंग्लैंड से सीख कर आए थे ना, वो उन्होंने इंडिया में अपनाने की कोशिश की थी कि इंडिया में भी हम इस तरीके की चीजों को फॉर्म कर सकते हैं या चीजों को कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक तरीके की सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी का नाम क्या रखा था उन्होंने? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये चीज क्लियर हो गई। तो जब वो लंदन से एजुकेशन प्राप्त करके वापस आए थे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला था कि वेस्टर्न एजुकेशन में तो ऐसा होता है, क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा होता है, और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है और हम लोग बहुत पीछे हैं। तो उन्होंने बोल सकते सुधार के हिसाब से, समाज सुधार के हिसाब से उन्होंने एक एसोसिएशन को फॉर्म किया था। उस एसोसिएशन का नाम उन्होंने क्या रखा था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसमें वो बताते थे कि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म जो है वो एक जैसी है। ठीक है, इस तरीके की चीजों या तर्क से रिलेटेड वो लोगों को विचार देते थे और उस विचार को देने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म करी थी जिसको भारतीय सुधार संघ भी बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। तो जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे किससे रिलेटेड है? केशव चंद्र सेन से रिलेटेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? कौन थे बताओ? अब यहाँ पे जो मैं, मतलब इसलिए मैंने वो वहां पे रोक लिया था अपने आप को। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मो समाज की जब मैंने बात कराई थी ना, तो ब्रह्मो समाज जो है बाद में टूट गई थी। ठीक है, जब वो टूट गई थी तो दो भाग में डिवाइड हुई थी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा, ब्रह्मो समाज को समझ लिया था। स्टार्ट किसने किया था? किस ईयर में किया था? ठीक है, 1828 में किया था। फिर 1842 में हम लोगों ने देखा किसने ज्वाइन किया था? हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर ने, मतलब उसको ज्वाइन किया था। किसको ज्वाइन किया था? ब्रह्मो समाज को। और साथ में हम लोगों ने देखा कि 1858 में एक और इंसान ने क्या करा था? उसको ज्वाइन किया था। किसने किया था? अब देखो, जब मैंने बोला केशव चंद्र सेन जो है, जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तो क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। उनको लगता था क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म क्या है? एक जैसी है। तो बोल सकते कि हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में विचार में डिफरेंसेस आएगा कि नहीं आएगा? दोनों भले एक ही समाज में काम कर रहे हैं, पर दोनों के विचार कैसे हैं? अलग अलग हैं। अगर दोनों के विचार अलग अलग है तो वो इस समाज को चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे। तो बोल सकते हैं 1842 में हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर ने मतलब उसको ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज को, और 1858 में किसने ज्वाइन किया? केशव चंद्र सेन ने। उन लोगों ने काम किया। फिर 1865 में क्या हो गया? उन दोनों में मतभेद हो गई, उनके विचारों में क्या हो गई? मतभेद होना स्टार्ट हो गया, और उन लोगों ने ब्रह्मो समाज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? एक किसने करा? एक का नाम है हमारा आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरा कौन सा है? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर आदि ब्रह्मो समाज की बात करें तो इतना याद रखना कि सबसे पहले ब्रह्मो समाज को आया कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर आए थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने पहला ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था, तो इसलिए उन्होंने पहले जो आदि ब्रह्मो समाज है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? देवेंद्र
नाथ टैगोर। ठीक है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का संस्थापक किसको बोला जाता है? हमारे केशव चंद्र सेन को। क्लियर हो गया? अब यहां से कंफ्यूजन मत पैदा करना। सबसे पहली चीज ब्रह्मो समाज थी। ब्रह्मो समाज का संस्थापक किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। फिर बाद में दो लोगों ने ज्वाइन किया था। दो लोगों ने ज्वाइन करने के बाद दोनों के विचारों में डिफरेंस हो गए, और डिफरेंसेस के बाद 1865 में ब्रह्मो समाज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहला समाज किस में डिवाइड हुआ? आदि ब्रह्मो समाज में। और दूसरे को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में। आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? ये चीज याद रहेगी, ये चीज याद रखना। और अगर यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे कौन होंगे? हमारे केशव चंद्र सेन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछा जाता कि हमारे आदि ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन है, तो कौन थे हमारे? किसी को डाउट है यहाँ पे? क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना, ब्रह्मो समाज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। स्टार्टिंग में इतना याद रखना, ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। किस ईयर में बनाया था? 1828 में। ठीक है, इसके बाद दो लोगों ने ज्वाइन करा। एक बार 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और 1858 में हमारे केशव चंद्र सेन ने। 7 साल तक दोनों का बढ़िया चला, बढ़िया मतलब बढ़िया चल रहा था समाज में। पर 1865 में क्या हुआ? दोनों के बीच में विभाजन हो गया। एक समाज को आदि ब्रह्मो समाज बोलने लगे, और दूसरे को क्या बोलने लगे? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन है, और हमारे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ब्रह्मो समाज से रिलेटेड, और डेट्स भी याद रखना भैया। नेक्स्ट देखो, द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ब्रह्म समाज थी, पूरी की पूरी ओवरऑल की बात कर रहे, जो वो राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी, वो किस सिद्धांत पर बेस्ड थी? ठीक है, किस वो सिद्धांत पर बेस्ड थी? अद्वैतवाद के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, या कौन से सिद्धांत के ऊपर? अद्वैतवाद के ऊपर। ठीक है, ये चीज याद रखना। पढ़ा है हम लोगों ने अद्वैतवाद, फिर से नहीं बता रहा हूं मैं, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय द राजा राम मोहन रॉय? निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था? बताओ सभी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं। जब उन्होंने वेदांग कॉलेज बनवाया था, तो वेदांग कॉलेज में कौन सी एजुकेशन देते थे? वो वेस्टर्न एजुकेशन भी देते थे, और साथ में इंडियन एजुकेशन भी देते थे। अगर उनको इससे विरोध होता तो वो अपने कॉलेज में वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाते क्या? नहीं पढ़ाते। तो इनमें से कौन सी चीज का विरोध नहीं करा था? पश्चिमी शिक्षा का या वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध नहीं किया था। ठीक है, और बाकी का बात करें तो बाल विवाह का भी विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, और मूर्ति पूजा का भी बोल सकते विरोध किया था। ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये चीज उसमें मानते थे। तो ये चीज क्लियर रखना कि वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किसने नहीं किया था? राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था। ठीक है, अब देखो, इसलिए मैंने आपको बताया कि जब इंसान पढ़ लिख लेगा, जब वहां पे मतलब इंडियन रेनेसां में या पुनर्जागरण की बात करते तो लोगों में शिक्षा आना स्टार्ट हो गई थी, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब लोग पढ़ लेंगे तो उनको बाल विवाह और सती प्रथा जैसी जो प्रथा चल रही थी वो सही लगेगी या गलत लगेगी? गलत लगेगी ना। तो मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बोली थी कि जब लोगों के पास शिक्षा आ जाती है तो लोगों में किस चीज की समझ हो जाती है? सही और गलत की। तो उस टाइम के लोगों जब पढ़ लिख लिया था तो लोगों को इस तरीके की प्रथा कैसी लगने लगी थी? बेफिजूल की लगने लगी थी, कि हमारे जो प्रथा या परंपराएं उसमें तो फालतू की चीजें चल रही, तो इनसे अच्छा, पढ़ने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं? वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाते हैं और वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ते हैं। अब कहानी क्लियर हो गई। जो स्टार्टिंग में मैंने वर्ड बोला था कि लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ लोग क्यों प्रेरित हो रहे थे? क्योंकि उस तरीके की जो प्रथा हमारे भारतीय परंपरा में चल रही थी वो लोगों को कैसा लग रही थी कि ये बेफिजूल की चीजें, ये फालतू की, इनको पढ़ने से अच्छा है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाते हैं।
ठीक है, या वेस्टर्न सभ्यता को अपनाते, क्योंकि वेस्टर्न सभ्यता में ये सारी की सारी चीजें नहीं होती थी। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी इस चीज के बारे में। अब नेक्स्ट देखो, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज, नव हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रतिनिधि वो 19वीं सदी का उत्सर्ग था निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन ने नहीं किया था? ये क्वेश्चन इधर जोड़ा नहीं है। ठीक है, इतना ही है आपका। नव हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रतिनिधि 19वीं सदी को किसको कहा जाता है? कौन थे हमारे? अब कंफ्यूज मत होना, न्यू हिंदुज्म की बात हो रही है ना, तो न्यू हिंदुज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? देखो, पहली चीज इतना याद रखना, नव हिंदुस्तान की बात कर रहे हो तो नव हिंदुस्तान मतलब कि हिंदू धर्म का बोल सकते हो कि लोगों में हिंदू धर्म को किसने फैलाया था? कौन थे वो? कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे वो? ये चीज याद रखना। नव हिंदुस्तान या न्यू हिंदुस्तान की बात करें तो न्यू हिंदुस्तान या नव हिंदुस्तान की जो सिद्धांत था, क्या बोल सकते हैं कि उसमें हिंदू धर्म के बारे में बताना किसने स्टार्ट किया था? हमारे स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्यों, आपको 1893 की उनकी शिकागो की स्पीच याद नहीं है क्या? उस स्पीच में भी उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ही बताया था, हिंदू धर्म की परिभाषा बताई थी और हिंदू धर्म कैसे काम करता है या कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं, ये सारी की सारी चीज स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच में सुनी थी, बताई थी। वो सबसे वर्ल्ड फेमस स्पीच बोली जाती है उनकी। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं कि हम नव हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में लोगों को बताया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इस तरीके के सिद्धांत को कौन जो सब फैलाने में सबसे पहला हाथ किसका था 19वीं सदी में? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो नव हिंदुस्तान का याद रखना कि नव हिंदुस्तान क्या है? हिंदू धर्म के बारे में लोगों को बताना ही नव हिंदुस्तान की एक सिद्धांत है। ठीक है, लोगों तक हिंदू धर्म तक पहुंचाना, अपने संस्कारों को बताना, अपने परंपराओं को बताना, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे नव हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो इन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व में धर्मों की संसद में भाग लिया था। किस ईयर में लिया था? ठीक है, तो अभी मैंने बोल दिया था गलती से, किस ईयर में शिकागो की स्पीच दी थी उन्होंने? 1893 में दी थी। ठीक है, तो 1893 में उन्होंने वो शिकागो गए थे और शिकागो में कौन सा बोला था? विश्व के धर्मों की सांसद हुई थी। ठीक है, या बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुई थी, उसमें विवेकानंद गए थे और विवेकानंद ने हिंदू धर्म से रिलेटेड क्या करा था? एक स्पीच दी थी, वो कि उनकी वर्ल्ड फेमस स्पीच है। ठीक है, कहां पे दी थी? शिकागो में दी थी। किस ईयर में दी थी? ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो, एक और चीज याद रख लो, ये 1893 जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे दिमाग में आया। इस डेट को अच्छे से, मतलब इस ईयर को अच्छे से याद रखने का, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। कौन कौन से इवेंट्स हुए थे तीन इंपॉर्टेंट? एक हमारी स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच थी, ठीक है, 1893 में उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी। कहां पे दी थी? शिकागो में दी थी। किस ईयर में दी थी? और उसी साल में 1893 में हमारे गांधी जी कहां गए थे? अफ्रीका गए थे। कहां गए थे? ठीक है, और तीसरा इवेंट कोई बताएगा? तीसरा भी मेन इवेंट है। तीसरा इवेंट क्या है? जो हमारी एनी विसेंट है ना, वो इंडिया आई थी। ये चीज क्या हो गई? जो बोल सकते हो कि बोल सकते हैं कि एक तरीके की जो उन्होंने सोसाइटी स्टार्ट करी थी, वो उसके लिए वो 1893 में ही इंडिया आई थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हम लोगों ने बोल सकते हैं कि 1893 में हमको तीन इवेंट्स के बारे में पता करने के, तो पहली इवेंट जो है उसमें हमारे जो स्वामी विवेकानंद की जो शिकागो की जो स्पीच है वो भी 1983 में आई थी। 1983 में ही हमारे जो गांधी जी है वो कहां पर गए थे? अफ्रीका में गए थे। और 1893 में ही एनी बेसेंट जो है वो कहां पर आई थी? इंडिया में आई थी। ठीक है, उनकी एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का नाम बताओ।
एनी बेसेंट ने इंडिया में आके एक सोसाइटी को बनाया था, स्थापना करी थी, उस सोसाइटी का नाम बताओ सभी। अरे सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, लीग की बात नहीं कर रहा। एक सोसाइटी थी जिसको आप लोग जानते होगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो 1893 में एनी बेसेंट ने कौन सी सोसाइटी स्टार्ट करी थी हमारी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो 1893 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि हमारी स्पीच बहुत दी गई थी स्वामी विवेकानंद के थ्रू, गांधी जी अफ्रीका गए थे, और तीसरी हमारी एनी बेसेंट इंडिया में आई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसका ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पे पुस्तक लिखी थी। Who among the following famous reformer wrote the book ज्ञान योग, कर्म योग एंड द राजयोग, किसने लिखी थी ये। ठीक है, तो किसने लिखी थी, स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। क्लियर हो गया। तो तीन बुक बोल सकते हैं कि ऐसी फेमस बुक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग या राजयोग के ऊपर जो किताब है वो किसने लिखी थी, स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। नेक्स्ट देखो, रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना या किसने शुरू करा था। और ये जो मिशन स्टार्ट किया गया था वो किसके नाम पे किया गया था, उनका पूरा नाम बताओ। और वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद के। हाँ वो तो मेरे को भी पता है, विवेकानंद के गुरु, उनका नाम तो बता दो पूरा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, रामकृष्ण मिशन का स्थापना या किसने शुरू किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। किस लिए किया था, कि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, उनको फैलाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उनके विचारों को फैलाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था। किसने किया था, हमारे स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। किस ईयर में किया था, ये भी बताओ। किस ईयर में स्वामी विवेकानंद ने हमारे इसको बोल सकते हैं स्टार्ट किया था। ये 1887 कैसे होगा। अब देखो, ये चीज याद रखना कि जो स्पीच थी वो किस ईयर में दी गई थी, 1893 में। तो 1893 के बाद में उन्होंने मिशन को स्टार्ट किया था, ये 1893 के पहले किया था, बाद में किया था। तो ये चीज याद है ना, शिकागो की स्पीच के बाद वो अमेरिका में घूमे थे, और अमेरिका के बाद वो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से आने के बाद उन्होंने 1897 में क्या करा था, रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो, अब यहां से एक चीज और पूछी जा सकती है। पहली चीज की, जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। अब जब रामकृष्ण जो परमहंस है वो एक तरीके से बोल सकते हैं उनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था, गदोधर। ठीक है, और इतना याद रखना कि वो पहले कौन थे, तो एक तरीके के वो पुजारी थे। कहाँ के पुजारी थे, जो एक तरीके का कैलकाटा में दक्षिणेश्वर काली मंदिर था, वहां के वो पुजारी थे। ठीक है, इतना दो चीजें याद रखना रामकृष्ण परमहंस के बारे में। और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था, गदोदर था। नेक्स्ट देखो, स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर, किस ईयर में स्टार्ट किया था। किस ईयर में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था किस ईयर में हुआ था, 1897 में, क्योंकि ये चीज बताई थी मैंने, 1893 में उन्होंने स्पीच दी थी, और स्पीच को देने के बाद उन्होंने मिशन को स्टार्ट किया था। और ये बाकी के जो बोल सकते हैं कि 3 या 4 साल थे, वो कहां पर वो उन्होंने बोल सकते घूमे थे, पहले अमेरिका में और फिर इंग्लैंड में। अब देखो, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा रामकृष्ण मिशन है उसका मेन केंद्र कौन सा था।
केंद्र सेंटर बोला जाता है ना, तो जो जो हमारा रामकृष्ण मिशन था उसका सेंटर किसको बोला जाता है? बताओ कोई। एक मठ है, मठ का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एक मठ का नाम है जिसका नाम क्या है? बेलूर मठ। ठीक है, बेलूर मठ हमारा रामकृष्ण मिशन का क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है या केंद्र बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना कि जो बेलूर मठ है वो हमारे रामकृष्ण मिशन का क्या है? मुख्य केंद्र या सेंटर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शरद माड़ी कौन थी? हु वॉज शरण माड़ी? कौन थी शरद माड़ी? ठीक है, तो जो हमारे रामकृष्ण परमहंस थे ना, उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? शरद माड़ी नाम था। अब उनसे रिलेटेड एक स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, या आपने सुनी हो या नहीं भी सुनी हो, तो जब हमारे स्वामी विवेकानंद, ध्यान से सुन लो एक बार सभी, कि जब स्वामी विवेकानंद हमारी जो शिकागो की स्पीच देने के लिए जब वो जा रहे थे ना, तो उससे पहले बोल सकते हैं कि वो अपनी माता, जिनको बोल सकते रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी शरणमणि, उनको माता बोलते थे, तो माता से मिलने के लिए गए थे। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि मैं स्पीच देने जा तो रहा हूं, क्या मेरी स्पीच अच्छी रहेगी या मैं इसके लिए बना हुआ हूं कि नहीं? तो उन्होंने सिंपल सी एक एग्जाम करने के लिए उनसे एक चीज बोला था स्वामी विवेकानंद से, कि एक काम करो, वहां पे जाके चाकू रखा है, किचन में क्या पड़ा है? चाकू पड़ा है, तो उस चाकू को उठा के मेरे को दे दो। तो बेसिकली अगर आपसे कोई बोले कि चाकू देना है, आप जब चाकू उठा के लेके आओगे तो चाकू किस तरफ से दोगे? उसको नोक वाली तरफ से दोगे या नॉर्मली इस वाली तरफ से दोगे? हमारे घर में नॉर्मली ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं करोगे कि ऐसे उल्टा करके, कोई भैया ने मांगा तो उल्टा ऐसे ही पकड़ाओगे उसको। ठीक है, पर नॉर्मली किसी वर उनका देने का तरीका अलग था, जब उन्होंने देखा तो नोक को अपनी तरफ रखा था, और बोल सकते कि जो पकड़ने वाली जगह रहती थी वो उनके हाथ में दी थी। तो सिंपल सा एग्जामिनेशन था। तो उन्होंने बस इतना सा बोला था कि जो इंसान अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है ना, तो वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। तो तुम्हारी स्पीच मतलब जाओगे तो तुम्हारा काम जो है वो अच्छा ही होगा, और तुम जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे। तो इस तरीके की नॉर्मल सी स्टोरी है वो, जो कि बहुत फेमस है। तो इस तरीके के शरद मणि के बारे में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि आपसे कोई बोले कि चाकू दे दो तो आप गोप ही दोगे, और दोस्त भाई हुआ तो सच में ही गोप दोगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, दयानंद सरस्वती फाउंडेड, बोल सकते दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? कौन से समाज की थी भैया, ये बता दो। ठीक है, अब ये भी बताओ कि कहां पर की थी या किस ईयर में की थी उसकी स्थापना? पहले चीज तो ब्रह्मो समाज के बारे में हम लोगों ने देखा, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस सिटी में हुई थी? पूछना ही भूल गया, तो सब कोई बता ही नहीं रहा है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किस सिटी में, किस शहर में हुई थी? कोलकाता में हुई थी भैया। ठीक है, और अगर आर्य समाज की बात करूं तो आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। किस ईयर में हुई थी? 1875 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? हमारे दयानंद सरस्वती ने की थी। क्लियर हो गया? तो यहां से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। किस ईयर में की थी? 1875 में की थी। किस शहर में की थी? मुंबई में की थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, हु सेड दैट लेट्स गो बैक टू द वेदास? बोल सकते हैं कि हम आए वेद, मतलब वेदों की तरफ लौटो, ये कथन किसने कहा था?
ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। ठीक है, ये चीज याद रखना कि वेदों की तरफ लौटो, तो वेदों की तरफ लौटने के लिए किसने बोला था? हमारे दयानंद सरस्वती ने बोला था। नेक्स्ट देखो, अब उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे जो स्वामी पूर्वानंद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या करा था स्वामी पूर्वानंद ने? उनका बचपन का नाम, बेसिक नेम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम था वो किसने दिया था? हमारे स्वामी पूर्वानंद ने दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती नाम मूल शंकर को किसने दिया था? तो पूर्वानंद ने दिया था। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखना, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और मूल शंकर के बाद उनको सरस्वती जो नाम दिया था वो किसने दिया था? ठीक है, हमारे स्वामी पूर्वानंद ने दिया था। स्वामी विजयानंद की बात करें तो विजयानंद कौन थे? वो उनके गुरु थे। ठीक है, जिनसे इन्होंने वेदों का पाठ लिया था या वेदों का ज्ञान लिया था, उन गुरु का नाम क्या था? स्वामी विजयानंद। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो जो स्वराज शब्द है, उस स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस फ्रीडम फाइटर ने दिया था? तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिया था। ये चीज क्लियर हो गई? तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और बोला भी था कि स्वदेशी कपड़ों को पहनो, ठीक है, हिंदी भाषा को बोलो। तो इस तरीके की चीजें किसने बोली थी सबसे पहले? और उन्होंने हिंदी भाषा को सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था, ये चीज याद रखना। ठीक है, कौन हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानता था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे रिलेटेड ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रखना। क्लियर हो गया? और वेदों की तरफ लौटो, ये भी किसने बोला था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? ये सारी की सारी नॉलेज फैक्ट्स याद रखना उनसे रिलेटेड। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड और हमारे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि आंदोलन में इनका सबसे बड़ा हाथ था, रेनेसां में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? हु इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? ठीक है, किसको बोला जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ये बोला जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, जी सत्यार्थ प्रकाश जो एक तरीके की बुक है, इसके राइटर का नाम क्या है? ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे संगठन से शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि आंदोलन की बोल सकते संगठन किसने किया था? समर्थन किसने किया था इसका? ठीक है, तो किस समाज ने किया था इसका समर्थन? आर्य समाज ने किया था। अब ये शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट है क्या? क्या था ऐसा शुद्धि मूवमेंट में? पवित्र गंगा जल छिड़क देते तो शुद्ध हो जाते थे? तो देखो, क्या हुआ था कि जो हिंदू लोग जो थे वो कन्वर्ट होके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में चले गए थे ना, उन लोगों को मौका दिया गया था कि आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़ के वापस हिंदू धर्म में फॉलो कर लो। उस मूवमेंट को या उस आंदोलन को क्या बोला जाता है? शुद्धि आंदोलन बोला जाता है। जो इंसान पहले से हिंदू था, हिंदू होने के बावजूद उसने बाद में इस्लाम धर्म को या क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था, तो उसको मौका दिया गया था कि भैया उस धर्म को छोड़ के फिर से हिंदू धर्म को फॉलो कर लो। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका समर्थन किस समाज ने किया था? आर्य समाज ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करवाया था। और ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा, बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एज द गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर द सेल्फ गवर्नेंस? निम्नलिखित में से किसने कहा था सुशासन सब शासन का विकल्प नहीं है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था?
ठीक है, तो किसने? लोकमान्य तिलक ने नहीं बोला था, स्वामी दयानंद ने ही बोला था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था कि सुशासन सर्वशासन का विकल्प नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य निर्देशक कौन थे? हु वॉज द चीफ एडिटर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? यहाँ पे प्रार्थना समाज की बात होगी तो प्रार्थना समाज के बोल सकते हैं कि मुख्य निर्देशक कौन थे, और इसको स्थापना किसने की थी वो भी बताओ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो मूर्ख मतलब मुख्य निर्देशक की बता दिया आप लोगों ने। गलत नहीं बताना है भैया। ठीक है, अगर आपसे मुख्य निर्देशक की बात की जाए तो इस मुख्य निर्देशक कौन थे हमारे? एमजी नाराडे थे। ठीक है, प्रार्थना समाज के मुख्य निर्देशक कौन थे या डायरेक्टर कौन थे? क्योंकि इन्होंने इस समाज को बहुत मतलब बोल सकते हैं कि ऊंचाइयों तक फैलाया था या लोगों तक फैलाया था। ठीक है, सबसे ज्यादा फैलाने का काम किसने किया था? एमजी नाराडे ने किया था। पर इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े मत लिखाना। ठीक है, तो स्टैब्लिश की बात करें तो बोल सकते हैं प्रार्थना समाज जो है, हाँ बस बहुत है, प्रार्थना समाज जो है उसको स्टैब्लिश या उसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और मुख्य निर्देशक कौन थे? एमजी नाराडे थे। ये जिनने ज्यादातर बोल सकते हैं उस समाज को फैलाया था वो कौन थे? एमजी नाराडे थे। ठीक है, अब इससे ये दो चीज याद रखना कि एमजी नाराडे की बात करो तो दो तरीके की एसोसिएशन को उन्होंने फॉर्म किया था। पहला कौन सा था? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, और डेकन एजुकेशन। ठीक है, दो तरीके की उन्होंने बोल सकते हैं एसोसिएशन बनाई थी। एक है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की, जो विधवा लोग रहती थी उनकी रीमैरिज मतलब फिर से शादी कराने की एक संस्था चलाते थे। और डेकन एजुकेशन बोल सकते हैं एसोसिएशन भी उन्होंने फॉर्म करी थी। तो ये दो चीजें याद रखना। नेक्स्ट देखो, हुज मेन एम वाज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसने मुख्य उद्देश्य किया था? ठीक है, हुज एम वाज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। अभी प्रार्थना समाज करा था तो तुक्का लगा दो सभी। ठीक है, तो सत्य शोधक जो समाज थी उन्होंने पिछड़े वर्ग का उद्धार करने का प्रमुख उद्देश्य लिया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, कि सामाजिक या धार्मिक सुधारों का विरोध और रूढ़िवादिता का समर्थन करने वाला बंगाली नेता कौन था? ठीक है, द बंगाली लीडर हु अपोज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वॉज। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है। अब यहां से हम लोग बात करें तो हमने इंडियन रेनेसा के बारे में या भारत के पुनर्जागरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कवर किए। ठीक है, ज्यादातर हम लोगों ने समाज के बारे में देखा। ब्रह्मो समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में बोल सकते राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट है, और स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इनसे रिलेटेड ही हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो इनको एक बार और अच्छे से रीड कर लेना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, और इसको क्लियर कर लेना एक ही बार में। ठीक है, थैंक यू।